एक्चुअली में आपका जो मैंने आपको डेरिवेशन दिया है वो उतना ज्यादा भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वी विल डू सम आईआईटी नीट के क्वेश्चंस, थोड़ा ब्रेक लेकर फिर और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ताकि आपको मालूम चलेगा कि वो हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है? ओके 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 सो बेसिकली वी विल कंटिन्यू विथ जेई मेंस सीईटी. The distance between the center of moon and earth is d and mass of earth is 81 times the mass of moon. भाई साहब कितने में आया ये? एमएससीटी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 केरला सी. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है भाई साहब. ओके चलिए. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड अर्थ इज डी एंड द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून. ठीक है. The distance between the center of moon and the earth is d and the mass of earth. The mass of earth is 81 times the mass of moon. 81 times the mass of moon. Okay. At what distance from the center of earth the gravitational field will be zero? The gravitational force will be zero. चलिए फटाफट करना है. ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे जीरो हो जाएगा? लेट्स से ये आपका मून है और ये भाई साहब आपका अर्थ है. समझ लो भाई साहब ये एक पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाता है. ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे. तो इससे कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा श्रुति? इससे कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा मून से? चाची टोटल डिस्टेंस कितना है? डी. डी में से इतना डिस्टेंस हो गया एक्स, तो वो वाला डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? डी माइनस एक्स. ओके तो दिस डिस्टेंस विल बी डी माइनस एक्स. ठीक है. नाउ फोर्स यहां पे कितना लग रहा है? फोर्स विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन आर का स्क्वायर. ठीक है. और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? जी मास ऑफ अर्थ दैट इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून. 81 टाइम्स मास ऑफ मून इनटू ये हो गया मास ऑफ मून अपॉन भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया? एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? जी 81 जी मास ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा ये वाला हो गया. ये वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स कितने का हो जाएगा बोलो? F will be equal to G M E M M अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है. तो वही चीज हो जाएगी. देखो मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स है. 81 G M स्क्वायर अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर. ये हो गया F आपका. समझ में आ रहा है? ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल है कि नहीं? बोला जा रहा है ना यहाँ पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अगर इक्वल हो गया तो ही तो ऐसा होगा कि भाई साहब उस पॉइंट पे लगता हुआ टोटल फोर्स क्या हो जाए? जीरो. ठीक है. ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 81 जी एम एम का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 जी एम एम का स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है. ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल. तो डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. तो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. सो डी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x. ठीक है. डी इज इक्वल टू 2x. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू d by 2. So at a distance of d by 2 the gravitation force will become zero. ठीक है. At a distance of d by 2 the gravitational field becomes zero. ठीक है. ये भाई साहब कितना हो जाएगा? जीरो. क्लियर है? आर बी क्लियर? है. अरे बाप रे क्या हो गया भाई साहब? x माइनस डी एक्स का स्क्वायर 81. ठीक है ठीक है ठीक है. आई हैव मेड अ मिस्टेक. ओके 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 मिस्टेक हुआ हो गया रे. Okay. The distance between the center of the moon and the earth is d and the mass of the earth is 81 times the mass of the moon. At what distance from the center of the earth the gravitational field will be zero? Gravitational field zero होगा. इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई तो मास आपको रखना पड़ेगा है ना. उस मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रही है. देखो अभी समझो इस चीज को. ये मेरी गलती होगी. देखो यहाँ पे कितना है? 81 ना. चलिए
ये है आपका भाई साहब अर्थ और ये है भाई साहब आपका मून, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना है डिस्टेंस इज डी। अगर अपन ने मान लिया इसको x, तो ये वाला कितना हो जाएगा d माइनस एक्स, ठीक है। इस एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द मास kept at a distance x be small m, तो ये मास स्मॉल m है। इस पे भाई साहब कितना फोर्स लग रहा है, मास ऑफ अर्थ और ये हो गया मास ऑफ मून, इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F, ये G मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे M है कि नहीं, अपॉन x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और मास ऑफ अर्थ आपको कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ इज गिवन एज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, G 81 मास ऑफ मून और ये m अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ पे m मतलब इस टेस्ट मास हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब G, तो लेट्स से ये पोजीशन A, ये B और ये C है, तो FAB इज इक्वल टू 81 G m बाई x का स्क्वायर। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी F इज इक्वल टू G m मास ऑफ मून m अपॉन d माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका G m मास ऑफ मून m अपॉन d माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना FCB 81 G m अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू G m अपॉन d माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल G और G कैंसिल भाई साहब आपका m और ये m will कैंसिल, तो 81 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई d माइनस एक्स का स्क्वायर, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई d माइनस एक्स, है कि नहीं। तो ये हो गया 9 इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया 9d माइनस 9x इज इक्वल टू एक्स, तो 9d की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x, ठीक है। तो भाई साहब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9d बाई 10, 9d बाई 10, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 9d बाई 10। क्लियर भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, एमएससीटी का सवाल है 2020 का, फटाफट।
क्या हो गया? हो गया? जल्दी 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 फटाफट करना है। Three particles each of mass m l are placed at the corner of an equilateral triangle of L by 3. A particle of mass m2 is placed at the midpoint of any of the triangle. Due to the system of particles, the force acting on m2 is कितना? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास m1 और ये m1, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब साइड कितना है भाई साहब आपका? l/3 और ये हो गया l/3, ठीक है। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास m1 आर प्लेस्ड on the corners of an equilateral triangle l/3. A particle of mass m2 is placed, तो ये आपका पार्टिकल मास m2 is placed at the center. Mass m2 is placed at the center or midpoint of the side. Due to the system of particles, the force acting on m2 is, कितना फोर्स m2 पे एक्ट हो रहा है? बोलिए 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 फटाफट। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, ये वाला कितना हो जाएगा 60, ये वाला कितना है 60, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 30, ये वाला कितना हो जाएगा 30, है कि नहीं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो ये मिड पॉइंट बोला जा रहा है ना, मिड पॉइंट है भाई साहब, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर। अभी देखो फिजिक्स में तुमको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करना है, लेकिन फिर भी देख लो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स बराबर, ये आपका कॉमन साइड हो गया और ये वाला भी बराबर, तो ऐसे 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 ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर भाई साहब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये 30 का और ये 30 का। क्लियर है? ओके। तो अ पार्टिकल ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द साइड्स। अभी इस m2 पे कितना नेट ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा ये पूछा है आपसे। चलो भाई साहब एमएससीटी 2020 का सवाल है, जल्दी फटाफट, कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लग जाएगा? बोलो भाई साहब जल्दी जल्दी जल्दी। चाची देखो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m1 है, ठीक है। m1 के वजह से m2 पे लगता हुआ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? ठीक है। और m1 की वजह से m2 पे लगता हुआ फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा? इस डायरेक्शन पे। दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स सेम होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, तो दोनों सेम होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब अभी कौन सा फोर्स होगा? सिर्फ उसकी वजह से, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा?
देखो आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल यहाँ पे ये L/3 है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेट्स से ये वाला डिस्टेंस अगर समझ तुमने हाइट ले लिया h, ठीक है, h अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज L/3, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू cos 30। क्या ये समझ में आ रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 30, तो ये हो गया h अपॉन L/3 इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, √3/2। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? √3/2 इंटू L/3, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? L/2 √3, ठीक है, h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? L/2 √3, ये हो गया L, ये हो गया आपका 2 √3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? h इज इक्वल टू L/2 √3। अब इसका कितना हो जाएगा भाई साहब बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्योंकि एक ही ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, एक ही ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, तो दिस विल बी इज इक्वल टू जी m1, है ना, ये m1 है ना, ओके, इंटू m2 बाई h का स्क्वायर, बाई h का स्क्वायर, तो ये हो गया g m1 m2 अपॉन h का स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब L2 बाई √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका g m1 m2 अपॉन l का स्क्वायर। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, तो दिस विल बी 12 g m1 m2 बाई l का स्क्वायर, ये हो गया f, ठीक है, 12 g m1 m2 अपॉन l का स्क्वायर, 12 g m1 m2 अपॉन l का स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। A body when fully immersed in a liquid of specific gravity 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, देखो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में फर्क क्या है? एनीवन एनीवन पढ़ चुके हो आप लोग? रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में फर्क क्या है? रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली वाटर की डेंसिटी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, आप इसको किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.2। आप इसको यूनिट्स असाइन करना चाहते हैं, कुछ भी यूनिट्स असाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको डेंसिटी एक्सप्रेस करना है ना, डेंसिटी, डेंसिटी विच इज रिटन एज रो, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2 केजी पर मीटर क्यूबिक, जो आपको चाहिए। बोथ आर एक्चुअली एक्सेप्टेबल, ठीक है, ओके। A body when fully immersed, specific gravity 1.2, weight 44 ग्राम, वेट नहीं, यहाँ पे आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, चलिए वैसा, ठीक है, ओके। तो ये आपका डेंसिटी हो गया, ओके। जब बॉडी को आप इमर्स करते हैं तो बॉडी पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है? अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है? वॉल्यूम
रो इंटू जी, है ना, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और ये जी। अभी देखो यहाँ पे जब 44 ग्राम वेट बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, 44 जी, इसका मतलब है 44 जी, ठीक है। A body when fully immersed in a liquid of specific gravity, ठीक है, weight 44 ग्राम, the same body when fully immersed in water weighs 50 ग्राम, ठीक है। the mass of the body is तो भाई साहब यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपचर्स कितना लग रहा है, वेट मतलब, तो मतलब बॉडी का मास है m, ठीक है, बॉडी का मास है m, तो m इंटू जी। जब बॉडी को आप इमर्स कर रहे हैं किसमें, ये लेट्स से लिक्विड है, बॉडी को आपने इमर्स किया लिक्विड में, तो ये हो गया एम जी। इस पे भाई साहब अपचर्स कितना लगेगा, रो जी, ठीक है। एम जी है भाई साहब आपका इधर का वेट, अब प्लस कितना लग रहा है, वी रो जी, ठीक है। तो एम जी माइनस वी रो जी, ठीक है। एम जी नीचे की तरफ है और वी रो जी ऊपर की तरफ है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब प्लस ये हो जाए इसका नेट वेट, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द नेट वेट। तो यहाँ पे कितना वे कर रहा है ये, 44 इंटू जी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आप देखो इसको वे कैसे कर रहे होंगे, आप यहाँ से हमने स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया होगा इसको वे कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रीडिंग आ रही है कितने की, 44 ग्राम वेट, 44 ग्राम मतलब 44 इंटू जी, ठीक है, 44 ग्राम वेट। भाई देखो सबको ही हमने सीजीएस में ले लिया यहाँ पे, तो ये भी आपका एम जी माइनस वी पी जी, ठीक है, वी रो जी, ओके। और बोलो भाई साहब इसका जब आपने 50 किया, 50 जी इज इक्वल टू एम जी माइनस वी रो जी, ठीक है। 50 जी मतलब, अभी देखो इसको कर लो यहाँ पे, इसका कितना आ जाएगा, 44 जी आपका कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय जी कर दिया हमने, 44 इज इक्वल टू एम माइनस क्या हो जाएगा बोलो, वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नहीं मालूम आपको, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2, तो ये हो गई भाई साहब 1.2 वी इंटू 1.2। क्या ये समझ में आ रहा है, जी तो कैंसिल हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, 50 जी यहां पे भी आपने कैंसिल करवा दिया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एम माइनस वी, रो की वैल्यू यहां पे क्या होगी, वाटर की 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है, तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो v इंटू 1, क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हेन फुली इमर्स्ड द मास ऑफ द बॉडी निकालना है, ठीक है। तो अगर हमने भाई साहब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा, 50 माइनस 44, ये हो गया 6, ये हो गया 0, यहाँ पे माइनस वी माइनस माइनस 1/2 है ना, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा 0.2 वी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, भाई देखो ना यहाँ पे क्या है, माइनस वी माइनस माइनस वी इंटू 1.2, तो माइनस वी प्लस वी इंटू 1.2, ठीक है। v को बाहर निकालो भाई साहब, 1.2 माइनस 1 तो 0.2 भी आ गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 6/0.2, तो ये हो गया 60/2, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। v की वैल्यू कितनी हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया 30, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी, अभी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो v की वैल्यू 50 इज इक्वल टू m माइनस v की वैल्यू कितनी निकाली है, 30 इंटू 1, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मास ऑफ द बॉडी कितनी हो गई भाई साहब, 80, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी हो गई भाई साहब 80। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है, 80 ग्राम, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बस अब इतने में आया हुआ है, क्या है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है भाई साहब, और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब, 3r। चलिए, फ्रॉम इट्स सेंटर सच दैट द फोर्स इज F1, यहाँ पे फोर्स कितना है भाई साहब आपका F1। नाउ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज एक्सट्रैक्टेड, बाहर निकाला जा रहा है फ्रॉम द स्फीयर, देन द फोर्स बिकम्स F2, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो पहले ये सॉलिड स्फीयर था, इस पे भाई साहब मास हमने यहाँ पे m रखा है, तो इस पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपन ने कितनी रखी है, F1। अभी इसमें से हमने इतना निकाल लिया है, ठीक है, इतना निकाल लिया है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वही सेम डिस्टेंस पे, वो है F2, तो F1/F2 कितना हो जाएगा, चलिए भाई साहब फटाफट करना है।
क्या हो रहे, जल्दी जल्दी फटाफट दैट। हो गया। देखो, आपका ग्रेविटेशन जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी क्या होती है, ये अपन ने कैलकुलेट किया ना भाई साहब। ये कितना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी, जैसे हम अर्थ का लेते हैं ना, तो यहाँ पे अर्थ का जब हम एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी एक्सप्लेन करते हैं तो ये होता है कि नहीं, जी एम बाई आर का स्क्वायर। ये भी अर्थ ही मान लो क्या है, ठीक है। इसका एक मास है एम, ठीक है। ये अपन आर स्क्वायर है, कितना डिस्टेंस है भाई साहब, ये वाला बोलो। यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1, अरे आप बोलो ना बोलो, जी एम मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मास ऑफ दैट स्फीयर अपॉन कितना डिस्टेंस है बच्चा बाड़ी, 3r, 3r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन 9r का स्क्वायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, ओके। अभी आपने इसमें से इतना निकाल दिया है, ठीक है। जितना आपने निकाला होगा उसका मास कितना होगा, अरे बोलो भाई साहब, कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ वॉल्यूम से कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे भाई साहब पहले क्या था, आर रेडियस था, वॉल्यूम और ये आपका मास, ठीक है। तो जब आपका वॉल्यूम था क्या 4/3, ये रेडियस कितना है आर, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई साहब मास कितना है एम, है कि नहीं, ठीक है। अगर वॉल्यूम है 1 तो ये कितना हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। मैंने कल ही बात किया था, अब मान लो नहीं आज नहीं किया, बोला था मैंने उसको, कभी किया था। ये हो गया 1 m/4/3 पाई आर क्यूब, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। तो अगर हमने यहाँ पे कर दिया 4/3 पाई, ये आर का क्या वैल्यू हो जाएगा, r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई साहब m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, 4/3 पाई r/2, तो ये हो गया आपका कितना, आर क्यूब बाई 8, 4/3, ये 4/3, ये 4/3, ये आर क्यूब और ये आर क्यूब, तो ये कितना आ गया बोलो m/8, ये आ गया आपका m/8। मतलब जो मास आपने निकाल दिया है, ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स, ठीक है। नाउ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ r/2 इज एक्सट्रैक्टेड, ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, मतलब कितना माइनस कर दिया है, m/8 माइनस कर दिया है। तो अभी इसका मास कितना होगा, नाउ रिमेनिंग मास विल बी हाउ मच, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा भाई साहब, m माइनस m/8, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 7m/8, m माइनस m/8 दैट इज 7m/8। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम इंटू, ये हो गया आपका 7m/8
अपॉन 3r का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये, r तो वही रहेगा ना भाई साहब, उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है, 3r का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका सॉरी 7m/8 इंटू एम, ठीक है, 7m/8 इंटू एम, ये हो गया अभी रिमेनिंग मास, ये हो गया पहले उसका मास m और 3r का स्क्वायर, ठीक है, तो F1/F2 भाई साहब कितना हो जाएगा, F1/F2 इसमें आपका g कैंसिल कैंसिल, 9r स्क्वायर कैंसिल, m कैंसिल m कैंसिल, ये कैपिटल M कैंसिल कैपिटल M कैंसिल, तो F1/F2 हो गया 1/7/8, ठीक है जी, ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड, हाँ भाई साहब यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी तो वेरी हो जाएगा अभी, देखो ये हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग मास है, ये वाला देखो रिमेनिंग मास है ना, ये रिमेनिंग मास है अभी, ये तो निकल गया, रिमेनिंग मास की वैल्यू कितनी आ गई, 7m/8, ठीक है, चलिए ये आ गया 7m/8, लेकिन लेकिन भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो भाई साहब, अरे बला 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 बला, यहाँ पे हो गया आपका gm/9r का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका gm/9r का स्क्वायर, ठीक है, F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, gmm gmm बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, देखो रेडियस कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे आपका m का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना बाकी रहता है यहाँ पे 7m/8 ना, देखो m/8 निकल चुका है, तो रिमेनिंग मास इज 7m/8, रिमेनिंग मास इज 7m/8, ये हो गया आपका 7m/8, ये हो गया m, 9r का स्क्वायर, 9r का स्क्वायर, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, हम्म, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, r 2r, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसको एक्चुअली में ये आपका सेंटर ऑफ मास से सॉल्व होना चाहिए, लेकिन अगर हमने ऐसे किया तो यहाँ पे देखो जैसे m/8 निकाला ना हमने, अगर हम सिर्फ m/8 का माने, देखो यहाँ पे ये हो गया फोर्स 1, ठीक है, क्लियर है, अब अगर मुझे इसको भूल जाओ और सिर्फ इसको मैं कंसिडर करूं, तो इसका ग्रेविटेशन फील्ड कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐसे सोचो, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक स्फीयर है, इसके वजह से इस पे ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा है, अभी स्फीयर में से हमने कैविटी निकाल ली है, ठीक है, इस कैविटी के वजह से तो एक ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा होगा, उसको अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो इस कैविटी की वजह से कितना ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा होगा, चलो कैविटी का मास कितना है, ठीक है, तो आप भाई साहब अगर कैविटी का मास देखेंगे कितना आया, कैविटी मास, कैविटी मास इज इक्वल टू m/8, कैविटी मास कितना है भाई साहब आपका m/8, ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gmm बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, gmm बाई, कैविटी का मास कितना है m/8 इंटू m, और यहाँ पे आपका रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना होगा, देखो ये कितना है r/2 r/2, तो ये कितना हो गया r, ये कितना है 3r, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3r माइनस r, तो दिस विल बी 2r, इन दोनों के बीच में सेंटर में डिस्टेंस कितना होगा 2r प्लस r/2, ऐसा लिख सकते कि नहीं, ये कैविटी का जो सेंटर है और ये वाला मास,
इनके बीच में टोटल डिस्टेंस 2r प्लस r बाई 2, ठीक है। ओके, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, ये F2 नहीं होगा, ये लेट से आपका होगा भाई साहब, लेट से हमने इसको मान लिया आपका F डैश, ठीक है, F डैश, ठीक है। GM8 कैविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू कैविटी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा GM8 बाई एम, और यहाँ पे 2r प्लस r बाई 2 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना GM8 m बाई 8, तो अगर हमने बोला भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी इक्वली GM ये हो गया आपका 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 4 5 r बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच GM बाई 8 इंटू 25r बाई 4, 4 2 8, तो ये कितना हो गया बोलो GM बाई 50r, GM बाई 50r, ये हो गया किसका वैल्यू, F डैश का, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं भाई साहब रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फील्ड ये कितना हो जाएगा F माइनस F डैश, दैट इज GM बाई 9r का स्क्वायर माइनस GM बाई 50r का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया GM बाई r का स्क्वायर 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 50, ठीक है। ये कितना हो गया भाई साहब आपका GM बाई r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 15 टू 9 आ गया आपका 450 ना, 450, और इधर कितना हो जाएगा 50 माइनस 9, 50 माइनस 9, तो दैट विल बी 41 GM बाई 450 r का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका F2 का वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका F2 का वैल्यू, मतलब अभी रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है, तो अभी आप F1 बाई F2 कर लीजिए, ठीक है। अगर हम करते हैं F1 बाई F2, दिस विल बी हाउ मच GM बाई 9r का स्क्वायर अपॉन, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 41 GM बाई 450 r का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच आपका भाई साहब 1 बाई 9 इंटू 450 बाई 41, 9 5 जा, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 50 बाई 41, ठीक है। F1 इज टू F2 इज 50 बाई 41, 50 बाई 41, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, 50 बाई 41, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, जिपमर पे आया हुआ है 2015 का सवाल।
A uniform ring of mass m and a radius a is placed directly above a uniform sphere of mass m and equal radius. The center of the ring is at a distance of 3a from the center of the sphere. The gravitational force exerted by the sphere on the ring. ठीक है? तो अगर आप देखोगे एक यूनिफॉर्म रिंग है, ये इस तरीके का रिंग है भाई साहब, ये एक रिंग है ऑफ मास m, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है a और इसका मास है m, is placed directly above a uniform sphere of mass m. Directly above a sphere of mass m. Sphere of mass m. The center of the ring is at a distance of, center of the ring भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है? Under root 3a from the center of the sphere. The gravitational force exerted by the sphere on the ring. Gravitational force कितना exert होगा भाई साहब sphere से ring के ऊपर, ठीक है? Exerted by the ring. तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? इसको कैलकुलेट करना है. आपने देखो ये वाला डेरिवेशन किया था कि अगर कोई रिंग है और यहाँ पे अगर हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने जाने तो कैसे करेंगे? यही मैं बोलता हूँ मैं, आप लोग अटेंशन, बहुत बोरिंग लगता होगा लेकिन यही सारी चीजें बाद में आती हैं. यहाँ पे देखो ये रिंग है, यहाँ पे एक स्फीयर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको, ठीक है? यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द रिंग, या तो रिंग ऑन द स्फीयर, दोनों भी एक ही बात होगी, ठीक है? ये दिस इज द डेरिवेशन दैट इज रिक्वायर्ड. अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे ये मास आपका कितना है, तो ये आपका 2 पाई आर है. 2 पाई आर की वजह से आपका मास कितना है? m, ठीक है? तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा याद कीजिए कैसे हमने कैलकुलेट किया था इसको, देख लेते हैं भाई साहब. यहाँ पे देखो ये इस तरह का था, ये एक रिंग है, इस रिंग का इतना चिंटू सा मास लिया हमने dm. ये वाला एक पॉइंट है जहां पे हम ग्रेविटेशन फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस अभी देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द रिंग r, ये वाला भाई साहब डिस्टेंस कितना है? x. तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. लेट्स से ये वाला एंगल है आपका अल्फा, ठीक है? अभी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस तरफ है, ग्रेविटेशनल फील्ड का ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो डी कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो डी साइन अल्फा. डी साइन अल्फा कैंसिल आउट होता रहेगा. देखो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का डी साइन अल्फा तो इस तरफ होगा, तो ये और ये कैंसिल. इसी तरह से साइड वाले पॉइंट का डी साइन अल्फा इस तरफ और इस साइड वाले का इस तरफ, तो ये दोनों कैंसिल. डी कॉस अल्फा भाई साहब ऐड होता रहेगा, ठीक है? ओके, सो डी कॉस अल्फा. किसका मोबाइल बजा? अभी सबका मोबाइल तो ले लिया था मैंने. विघ्नेश नहीं, ओके. तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीई कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, डीई कॉस अल्फा की वैल्यू होगी. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डीई कॉस अल्फा के समेशन का हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो डीई एक्चुअली हो जाएगा डीई कॉस अल्फा. अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है? जी एम बाई आर का स्क्वायर. अभी देखो ये एक्चुअली में आपका होता क्या है कि जी की वैल्यू कितनी होती है कि
आपका जी एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको डीएम की वैल्यू निकालनी है, जी डीएम बाई आर का स्क्वायर होगा। ईजी की वैल्यू कितनी होती है, जी डीएम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 पाई आर अगर है तो मास कितना है एम, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो 1 अगर यूनिट है तो क्या हो जाएगा एम बाई 2 पाई आर। तो अगर डीएम लेंथ है तो कितना मास हो जाएगा एम डीएम बाई 2 पाई आर, एम डीएम बाई 2 पाई आर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा एम डीएम बाई 2 पाई आर, डीएल ले लेते हैं या डीएम जो भी आपको लेना हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी एम, ठीक है। लेट्स से ये डीएल लेंथ है, तो सॉरी ये हो जाएगा आपका डीएल, ठीक है, एम जी एम डीएल बाई 2 पाई आर। और ये डीएल हो गया और यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया। कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चा हमारी क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स बाई आर इंटू एक्स बाई आर। ये हो गया आपका भाई साहब डीई। अभी हम इंटीग्रेट कर दो भाई साहब इसको, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे कहां से कहां तक होगा भाई साहब, इंटीग्रेशन होगा आपका 0 से लेकर 2 पाई आर तक। मतलब कैसा, देखो इसको यहां से 0 से लेकर 2 पाई आर तक, ठीक है। तो 0 से लेकर भाई साहब 2 पाई आर, ओके। सो ये हो गया आपका माइनस जी एम 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये हो गया आपका 0 से लेकर 2 पाई आर तक, ये हो गया एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब, यहाँ पे डीएल हो गया ना, ये सॉरी ये हो गया आपका एक्स बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डीएल, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी बाई आर क्यूब, ठीक है, एम एक्स, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो जी एम, ये हो गया आपका 2 आर का क्यूब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स है तो आर का क्यूब, ठीक है। 2 पाई आर, 2 पाई आर भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया, देखो ई जी की वैल्यू आ गई माइनस जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये आ गया भाई साहब ईजी का वैल्यू, ठीक है, जो जी नेट है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या है देखो, जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। एक्स की वैल्यू क्या है, जी एम एक्स, ये वाली वैल्यू है जी एम एक्स, ठीक है। इसका इसका डेरिवेशन समझ में आ रहा है क्या, ऐसे है भाई साहब। देखो यहाँ पे आपका डीईजी का वैल्यू कितना हो गया, जी एम आर स्क्वायर 2 पाई आर, तो आर स्क्वायर यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो गई, एम डीएल बाई 2 पाई आर एक्स बाई आर। ये आर स्क्वायर और ये आर कितना हो गया भाई साहब आपका आर क्यूब, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका देखो जी, ये इतना समझ में आ रहा है क्या भाई साहब, ये कैसे हुआ जी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका ई जी का वैल्यू क्या होता है, ई जी का वैल्यू होता है माइनस जी एम बाई आर का स्क्वायर। अभी माइनस जी एम यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ई जी डी ई जी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस जी डी एम बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एम डी डीएल कॉस अल्फा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक ही चीज बचा ना कॉस अल्फा, तो ईजी कॉस अल्फा हो जाएगा ये, तो इसको भी अपन कॉस अल्फा कर देंगे। तो कॉस अल्फा मतलब एक्स बाई आर, ये आर और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और ये आर, ये कितना हो गया भाई साहब आपका आर क्यूब। आपने डीएम की वैल्यू निकाली कितनी थी, एम बाई एम डीएल बाई 2 पाई आर, तो डीएम की वैल्यू एम डीएल बाई 2 पाई आर, एम डीएल बाई 2 पाई आर। अभी इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हो, इधर इंटीग्रेट और इधर इंटीग्रेट, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, सिर्फ डीएल बचेगा अंदर, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया ई जी, इधर हो गया माइनस जी एम बाई 2 पाई आर, और ये आर क्यूब इंटू ये आपका इंटीग्रेशन डीएल। अभी डीएल को अगर आप ऐड करते जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो दिस विल बी ई जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम बाई 2 पाई आर, आर क्यूब इंटू 2 पाई आर, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। तो दिस वन विल बी हाउ मच, माइनस जी एम बाई आपका भाई साहब आर क्यूब माइनस जी एम, अच्छा यहाँ पे एक्स भी बचेगा ना, सॉरी ये एक्स बच गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्स तो अपन ने लिया नहीं, जी एम एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। अभी आर का भाई साहब वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आया आपका माइनस जी एम एक्स बाई आर क्यूब, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सॉरी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे माइनस जी एम एक्स बाई आर का क्यूब, सॉरी ये है आपका आर का क्यूब, आर कितना है भाई साहब आपका, तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है।
दिस इज गोइंग टू बी ये देखो माइनस जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला तो आपका भाई साहब डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आते हैं आप अपना सवाल पे। यहाँ पे देखो इस तरीके का एक रिंग है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा अंडर रूट 3a है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा ऑब्वियसली a है, ये वाला भाई साहब तुम्हारा 2a है। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे x ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन जी एम एक्स। ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, ये आपका अंडर रूट 3a है। ठीक है, अंडर रूट 3a है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जी एम डी, डी की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब होगी अंडर रूट 3a, मतलब ये है ना, देखो यहाँ पे क्या है जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अभी x कौन सा वैल्यू है भाई साहब, यहाँ पे देख लो, कंफ्यूज मत होना, x कौन सी वैल्यू थी, x ये वाली वैल्यू थी डिस्टेंस, और ये आपका r था। ठीक है, तो आपका r मतलब यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे कितना है अंडर रूट 3a, और x की वैल्यू कौन सी है भाई साहब, ये वाली वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है भाई साहब a। ठीक है, x की वैल्यू है a, लिख लो भाई साहब, नहीं x की वैल्यू है अंडर रूट 3a, ये होगा x हो गया ना, सॉरी, x की वैल्यू है अंडर रूट 3a। ठीक है, और r की वैल्यू है, r की वैल्यू है कैपिटल R की वैल्यू है a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो भाई साहब, ये अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हो गया जी एम इंटू एक्स, एक्स मतलब हो गया तुम्हारा अंडर रूट 3 इंटू ए, यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3a का भाई साहब स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा कितना 3/2। सो दिस विल बी जी एम अंडर रूट 3a। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट 3/2, 3/2 है, ये हो गया जी एम अंडर रूट 3a, यहाँ पे हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका 3/2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये हो गया 2a का क्यूब, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 8a का क्यूब, 8a का क्यूब। ठीक है, ये वाला एक a और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट 3 जी एम बाई 8a का स्क्वायर, ये हो गया आपका फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फील्ड। अभी अपने को मालूम है कि भाई साहब फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू, तो आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हैं E इंटू क्यू इज इक्वल टू फोर्स, वैसे यहाँ पे क्या होता है E इंटू एम। ठीक है, E इंटू एम, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3 जी एम इंटू एम बाई 8a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, चलिए भाई साहब, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स, क्या ये सत्य है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड, कोई भी दो बॉडीज के बीच में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा इन द यूनिवर्स, इज इट ट्रू, ट्रू है भाई साहब ये तो। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द वेट ऑफ एनी पर्सन becomes zero when the person is at the center of the earth, हाँ false, नहीं ट्रू, अगर सेंटर पे किसी को भी लेकर जाएंगे तो उसका वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो असर्शन रीजन नहीं है, ध्यान देना, असर्शन रीजन में ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन रीजन में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, क्या ये सही है, सही है भाई साहब, बस खत्म, स्टेटमेंट 1 टू कोई भी दोनों भी ट्रू है तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है, जेई मेंस का सवाल है। ठीक है, हर सवाल आपका जेई मेंस का डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जेई मेंस का सवाल है, देखो 2022 का, इसमें पूछा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स, ट्रू, एंड द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम्स जीरो व्हेन द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कायदे से देखो तो ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 9th 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ओके, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है 1 एंड 2 और 2। चलिए भाई साहब इसको करना है, थ्री आइडेंटिकल, जेई मेंस का सवाल है 2022 का, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए बी एंड सी ऑफ मास 100 kg each are placed in a straight line with AB is equal to BC, okay 13 meters, अच्छा जी, the gravitational force on a fourth particle P of the same mass is F when placed at a distance of 13 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC, the value of F will be approximately, चलिए इमेजिन कीजिए, मेरा तो इमेजिनेशन करके हो गया, फटाफट बड़ा आराम से बन जाएगा, ये इससे मिलता जुलता सवाल हमने किया है अभी, एकदम इससे मिलता जुलता सवाल अभी आज ही किया है। चलिए फटाफट उससे होने वाला सवाल है, क्विक क्विक, डायग्राम सही से बन गया तो आधा काम खत्म।
हो गया क्या? डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। कितना आया? हाँ सी पड़ेगा। कौन कौन मांगा? हम्म। 3 identical particles A, B and C of mass 100 kg are placed in a straight line with AB is equal to BC is equal to 13। चलिए एक हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ठीक है? तो A, B और C, अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइन है, ठीक है? So this will be 3 identical particles A, B and C of mass 100 kg are placed in a straight line with AB is equal to BC, ठीक है? ये A, B और ये हो गया आपका C। AB is equal to BC, ये भाई साहब आपका कितना है भाई साहब? 100 kg, ये हो गया 100 kg। B आपका भाई साहब इन अ स्ट्रेट लाइन विद AB is equal to BC that is equal to 13 meters, ये वाला भाई साहब हो गया आपका 13 मीटर्स, ठीक है? A, B और C, ये हो गया आपका 100 kg, ये हो गया आपका 100 kg, ठीक है? ये भी आपका हो गया भाई साहब 13 मीटर्स। 3 identical particles, इसका भी 100 kg, इसका भी भाई साहब हो गया आपका 100 kg, ठीक है? ओके, द फोर्थ पार्टिकल P ऑफ द सेम मास, तो इसका भी भाई साहब आपका 100 kg है पे, और ये भी 13 मीटर दूरी है। दिस इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर्स, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आपको यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। चलिए फटाफट फटाफट, इस पे कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग जाएगा, देखो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे कैसे लग रहा होगा भाई साहब, ठीक है? तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो भाई साहब इस तरफ लगेगी, देखो इस तरफ, इस मास की वजह से, है कि नहीं? इस मास की वजह से एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ, और एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ, ठीक है? इसको ऐड करने का तरीका क्या है? सबको एक ही, अब बाहर वाले को पेपर सबमिट करके आएगा, तो सबमिट करो और जा ना भाई, उधर बाहर क्या देख रहा है, जल्दी जा फटाफट। समझ में आ रहा है? इधर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इधर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इधर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आपको टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। कैसे निकालेंगे फटाफट बताइए? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये 13 है, ये 13 है, ये कितना हो जाएगा? अनुष्का, 13 13, ये कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी। हाँ बाबा, ये इतना डीप थिंकिंग हो रहा है भाई साहब, पता नहीं क्या। हाँ 26, बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे ये 13 है, ये 13 है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद AB, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ दिस, एक्चुअली में IIT लेवल का सवाल भी नहीं है ये, बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने फिगर सही से बना लिया होगा ना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज है फिगर बनाने में,
सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्लेस द डिस्टेंस 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे 13 मीटर दूर है, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 26। हाँ चाची क्या बोल रही हो तुम, 13 13 ये कितना हो जाएगा, यस हाँ जी 13 हो जाएगा। करीब फोड़ लू अपना, हमारा नहीं। अरे भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम क्या भूल गए हो क्या, ये क्या होगा, तुम लोग क्या हो गए हो यार, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर ये होगा ना, ये नहीं देखा क्या अभी, 13 स्क्वायर तो ये कितना होगा, अब बताओ। धन्य हो भाई साहब, 2 इंटू तुम क्या ही जेई मेंस कर लोगे जब तुम्हारा भाई साहब 8 लेवल का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है। 2 इंटू 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 अंडर रूट 2, आप बिना बताए देखे भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं ये 13 अंडर रूट 2 होगा। अगर कोई भी आपका ट्राइंगल होता है जहां पे ये ए है, ये ए है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, A अंडर रूट 2। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या यार। ओके चलिए बताइए भाई साहब क्या करेंगे अभी इसको, ये हो गया 13 अंडर रूट 2, ये हो गया आपका 13 अंडर रूट 2 है ना, 13 अंडर रूट 2, ये 13 13। बताओ भाई साहब कैसे निकालेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अरे यार देखो, ये एक फोर्स लग रहा है, तो इधर एक फोर्स, इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर निकालू और इसके कंपोनेंट को अगर मैं इधर निकालू, ये तो ऑलरेडी इधर है, ऐड कर लो भाई साहब। या तो एक्स वाई कंपोनेंट निकालो जो बहुत लंबा चलने वाला है, या तो ऐसे कर लो, ये वाला कंपोनेंट इधर जा रहा है ना, इसका मैं इधर निकालू, देखो ये वाला भाई साहब आपका 13, ये 13, ये 13 अंडर रूट 2, ये 13 अंडर रूट 2। मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो वहीं से पूछेंगे आज सब, हाँ बोलो 30, यस। देखो 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 इनको जरा, अरे भाई साहब ये सर्किट पूरा ऑफ है क्या तुम लोग का, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये एक 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 13 है, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, हाँ मुझे कोई मंत्र करना पड़ेगा, कोई मंत्र मंत्र है क्या हमारे पास, नहीं अपने आप को शांत रखने के लिए। एक एक लेडी जो है मॉल में थी, और उसका जो बच्चा था ना बहुत उधम कर रहा था, ठीक है, बहुत, ये बिस्किट का पैकेट फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, फेंक रही थी, ठीक है, तो लड़की थी वो भी, ये बार बार बोल रही है जेनिफर स्टे काम, जेनिफर स्टे काम, ये आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था, जेनिफर स्टे काम। तो मॉल की जो मतलब वो थी, एक कोई आया और उससे बोला कि मैम आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, ही हैज बीन क्रिएटिंग दिस न्यूसेंस फॉर द लास्ट हाफ एन आवर एंड यू हैव नॉट स्कोल्डेड हर, यू हैव नॉट बीटन हर, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। ये बोलती है यस यू शुड, बिकॉज जेनिफर इज नॉट हर नेम, जेनिफर इज माई नेम, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तो ऐसा ही कोई मंत्र अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिए भाई साहब। आप लोग क्या ही कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्रीज है भाई साहब, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो क्या हो जाएगा, ये 45, ये 45 हो जाए, क्या मतलब क्या राम मान लिया भाई साहब बताइए। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है आपको, ये आपका 13 है, ये आपका 13 है, ये अभी फिजिक्स पढ़ा छोड़ के ज्योमेट्री पढ़ाऊं यहाँ पे, और वो भी 8 और 9 लेवल का। क्या यार तुम लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाओगे तो कैसे होगा, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, क्या ये समझ में आ रहा है, was it something that you have never understood in life before, or was it so difficult to comprehend। 45 हो गया, ये 45 हो गया, यार कम ऑन थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ यार, 45 डिग्री एकदम। और मैं ये जो दिमाग आपको चलाने बोल रहा हूँ ना, ये आपका जेई मेंस के लेवल का दिमाग भी नहीं है, ये सिर्फ आपका सिंपल ज्योमेट्रिकल दिमाग है, ये बोर्ड लेवल का भी दिमाग नहीं है। 45 और ये 45, ओके चलिए अभी हम यहाँ पे देखो ये फोर्स की बात करेंगे, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जी 100 जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, दैट इज 13 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है। अगर मुझे इसको इस डायरेक्शन में लेना है तो क्या करेंगे,
चलो अभी थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट आएगा। इसके पहले तो जो चल रहा था वो 8 और 9 का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, और ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, पूरा स्विच ऑफ है, ये एकदम स्विच ऑफ है। बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप अपने आप को घसीट के यहाँ पे ला रहे हैं ना भाई साहब, तो साइंस बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपके लिए, और ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट ही होगा। चेहरों से और आपके एटीट्यूड से पता चल रहा है। तो टाइम इज रनिंग आउट, और ये घसीटने वाला मामला छोड़ो यार। ये समझ में आ रहा है? जी m1 m2 ये हो गया 100 into 100, और ये हो गया आपका 13 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर मुझे इसमें लेना है तो क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब का, अगर ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मैं यहाँ पे कंपोनेंट ले रहा हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और ये है आपका थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा सृष्टि कुमारी? ये वाला कितना हो जाएगा? हाँ, तुम लोग सच में नहीं बोल पा रहे हो, सच में, मतलब ये सच्चाई है। वेक्टर, अरे ये ए है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस जेड क्यों नहीं हो जाएगा भाई साहब? देखो भाई साहब, पेशेंस का कोई मंत्र मंत्र मिल जाए यार। हाँ, क्या होगा? अरे ये ए है, ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मैंने जीवन में वायलेंस छोड़ दिया, मैम को बुलाता हूँ उधर से, धोएगी भाई साहब मस्त एकदम से, ठंडा वंडा इधर रखा हुआ है। नहीं एक्चुअली जरूरत है यार, तुम लोग की इधर तक खून नहीं पहुंच रहा है शायद, ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? अरे सिंपल तो यार, ये एक cos थीटा हो जाएगा। कौन सा भाई साहब, क्या तीर मार लिया इसमें? ये एक वेक्टर है, इसका कॉम्पोनेंट अगर मैं निकालूंगा एक cos थीटा, पहली बार देख रहा हूं ये वाला कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा, ये ए cos थीटा और ये ए साइन थीटा। तो अगर मेरे को ये वाला आ गया, एफ की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, तो जी इंटू 10⁻⁴ अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1302 169 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई साहब? ऐसे रहने देते इसको। हाँ, नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं यार, 13 स्क्वायर इंटू 2 ऐसा ये हो गया। अभी cos ऑफ कितना? 45, ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बोलो? cos 45। तो इधर ये वाला एक, इधर वाला भी वही होगा भाई साहब, ठीक है। तो F, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो, टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू G इंटू 10⁻⁴ अपॉन 13 स्क्वायर इंटू 2 cos 45 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? G इंटू 10⁻⁴ 13 स्क्वायर इंटू 2 cos ऑफ 45, ठीक है, ये वाला एक और ये वाला एक, और प्लस G इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁻⁴, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? अपॉन 13 का स्क्वायर, सिंपल है ना। यहाँ पे तक क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आईआईटी का सवाल है, तुम लोगों ने मतलब क्या करा इसका, कुछ एकदम लल्लू मंजू सवाल है यार। आपका सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री पे और सिर्फ इस पे बेस्ड है ये सवाल, और कुछ है ही नहीं इसमें। जो भी पढ़ा लिखा है तुमने इसका, सिर्फ ये आपका जीएमएम बाय आर स्क्वायर इज नॉट समथिंग न्यू टू यू। इसमें कुछ भी भाई साहब हाथी घोड़ा पालकी नहीं है। G इंटू 10⁻⁴ 13 स्क्वायर इंटू 2 cos 45, G इंटू 10⁻⁴ 13 स्क्वायर इंटू 2 cos 45 प्लस ये, देखो ये वाला है, ये इधर, ये वाला है, ये इधर। आप लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं लगा रहे हैं भाई साहब, ये पता चल रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन के चैप्टर में ब्रेक लेकर आपको ये इसलिए करा रहा हूं ताकि सवालों में आपको इंटरेस्ट लगे और आपको ये समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। काफी सारी थियरीज मैंने कवर की है, आपको हो सकता है डी लिंक लग रहा हो, यार इतना डीप में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब लगता है इसमें। इसके पहले वाले में देखो स्फेरिकल रिंग का डेरिवेशन लगा आपको, ये स्फेरिकल रिंग का जो डेरिवेशन है जो मैंने कवर कराया था, जब जब मेरे को सोस्टॉल फेसेस दिख रहे थे यहाँ पे, ये सवाल लग गया ना भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट लग गया। मैप करो चीजों को, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है।
ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो जी को अलग रखो, इसमें से और क्या कॉमन निकाल सकते हो बोलो? 13 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, 13 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, और क्या कॉमन निकाल सकते हो? इंटू 10⁻⁴ कॉमन निकाल सकते हो। बताओ भाई साहब, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 45 मतलब 1/√2। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, ये 2√2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाई, ये हो गया √2, ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे 1 बाई, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, तुम लोग स्कूल के एग्जाम में पास हो रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? कैसे, ये मैजिक कैसे हो रहा है भाई साहब? हाँ, यहाँ पे एक ज्योमेट्री का तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? ये दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 45 डिग्री हो रहा है, सब लोग पास हो रहे हैं भाई साहब? मैं पूछ रहा हूँ कि लड़के हैं नहीं? ओके ये हो गया आपका g/13 का स्क्वायर। ठीक है, स्टेट बोर्ड की बुक से, एससीईआरटी की बुक से सवाल लगाते हो? हाँ, नहीं लगता मुझे, अभी तक महक आ रही होगी उसमें से, नई वाली, है ना? फिजिक्स में सवाल नहीं लगाओगे भाई साहब तो क्या, कैसे चलेगा? बुक्स की सवाल लगा लो यार। g इंटू 10⁻⁴, ये हो गया आपका, ये हो गया 13 स्क्वायर, ये हो गया 10⁻⁴। यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 2√2, है ना? 2√2, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2√2। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा भाई साहब इसका? g/13 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2√2। ठीक है, 2 प्लस 2√2 अपॉन 2√2। ठीक है यार, इसका इतना सटीक आंसर कैसे आ गया भाई साहब? हाँ, किसका? इसका 59 आ रहा है? ये तुमने कैलकुलेट किया? 59 आ रहा है 10⁻⁴ को 13 स्क्वायर से डिवाइड करके? अबे कहाँ, एकदम 59 से कैसे जाएगा वो? मतलब एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट। ओके, ये 59 आ रहा है ना, तो मतलब ये 59 जी है कि नहीं? इसका वैल्यू नहीं मालूम, कर लो मालूम। ओके, 2 प्लस 2√2 अपॉन, ये हो गया 2√2 इंटू, ये हो गया 2√2 और ये हो गया 2√2, तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? 2 2 जा 4 और एक बचेगा 2, है ना? √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और ये हो गया आपका कितना? 4√2 प्लस 2, तो √2 2 इंटू 2 प्लस 2√2, तो ये हो गया आपका 4√2 प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4√2 प्लस 2 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। चलो भाई साहब, यहाँ पे 1.41 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 2.41 अपॉन 2, अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, है ना? अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, तो ये आपका 59 जी वुड बी द करेक्ट आंसर हो। समझ में आ रहा है भाई साहब? कौन सा, कौन सा, कौन सा? क्यों कैंसिल होंगे? देखो, इसको समझो, अभी इनका क्वेश्चन है कि आप भाई साहब इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? देखो, कैंसिल क्यों नहीं होगा, अभी मैंने यहाँ पे झट से सिर्फ इसको ही क्यों लिया है, इसका भी लॉजिक है। देखो कि ये वाला ही क्यों लॉजिक लिया है। देखो, इसको अगर मैं दो में कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, इफ आई हैपन टू रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट होगा, इसका भी देखो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स आपके कैंसिल हो ही रहे, इसीलिए ये ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर को भूलना है तो उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, ये वाले को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये वाले को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो ऑब्वियसली ये दोनों वाले इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये वाला आपका ऐड हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ गेटिंग एडेड। अभी ये वाला आपका देखो यहाँ पे इतना आना चाहिए, 59 जी वुड बी द अप्रोक्सीमेट आंसर। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। भाई साहब, बहुत डर लग रहा है हमको, आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? फिजिक्स भाई साहब कचूमड़ बन जाएगा, बिरयानी बना के खाना है फिजिक्स का, है? ओए देखो 100 जी आ गया, मेरा कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। 1 प्लस 2√2 प्लस 2√2, यार 10⁻⁴ कहाँ गायब कर दिया लोगों ने? है जी,
ये 10⁴ हो गया ना, ये 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴, ठीक है। 13 का स्क्वायर मतलब 169। तुम ही लोग बोले हो 59 जी आ रहा है, बस ये मेरा तो सही है। ये यही वैल्यू आई थी देखो, 1.707। अगर मैं यहाँ पे करूं 1 प्लस 2√2, तो ये हो गया आपका 2√2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये 2√2 प्लस 2 है ना, इन दोनों का 2, ठीक है। तो मैंने अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2√2 से, 2√2 से, तो भाई साहब ये हो गया कितना, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। यहाँ पे 2√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा आपका 4√2। इनमें से अगर मैंने 4 को कॉमन निकाला तो 2 प्लस √2 है ना, अपॉन 8, है कि नहीं, क्लियर है। 4 1 4, 4 2 8, तो 2 प्लस ये पार्ट तो हमारा भी आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस √2 मतलब 2 प्लस 1.41 अपॉन 2, so that gives you how much, 3.41 अपॉन 2। हाँ ये वाला है पैसा, तो ये आएगा आपका 2 1.215 का 2 6 17 का 34, हाँ ये है 1.7, ठीक है। ये देखो 1.7 यहाँ पे भी आ रहा है, 1.7 है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.707, ये 1.7 आ गया ये, ठीक है। 1.7, ये तुम लोग गड़बड़ क्यों भाई साहब, 59 नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ये हो गया आपका 1.7, ये आपका 100 स्क्वायर बाई 169 है, 59 नहीं, 59 है क्या, 59 इंटू 1.7 करके देखो भाई साहब कितना आ रहा है। वन भी आ रहा है, ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, 59 तुम्हारा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब अगर हम ले रहे हैं जी इंटू, ये हो गया, ये वाले का आपने कैलकुलेट किया 59 आया है ना, इंटू 1.7, ओके, देन इट इज 100 जी, ठीक है। क्लियर है, 59 इंटू 1.7 अगर 100 पॉइंट कुछ आ रहा है तो देन इट इज 100 जी। क्लियर 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 भाई साहब, थोड़ा सा मन लगाइए भाई साहब, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, स्टडीज में, ये कहाँ तक आप धक्का देकर ये जिंदगी चलाने वाले हैं ऐसा, वाई इज इट सो बोरिंग एंड सो डिसइंटरेस्टिंग। आपने अभी तक सच में फिजिक्स की बुक नहीं खोलकर एक भी सवाल नहीं लगाया है, हुँ? कैसे आएंगे मार्क्स भाई बताइए। ये आप वही आप कबर खोदते जा रहे हैं अपनी, हाउ लॉन्ग इज दिस गोइंग टू कंटिन्यू। कहाँ से फिर कैसे तैयारी करते हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करते हो। हर एग्जाम में चलो थोड़ा सा पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, ऐसे नहीं होगा भाई साहब, नहीं आ पा रहा। सवाल ही नहीं बन रहे हैं आपके फिजिक्स में, एससीईआरटी से सवाल नहीं लगा रहे हैं आप। जब तक आप फिजिक्स में सवाल नहीं लगे, ये मेरा आपका ये कार्यक्रम रोक कर सवाल कराने का मकसद यही है कि ताकि आप मैप कर सके कि अब तक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो कैसे आपके कंपटीशन लेवल में लग रहे हैं। हाउ, ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आइडियली मुझे चैप्टर क्लोज करके फिर सवाल लगाने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको ये रोक कर करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अब तक जो हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपका एस्केप वेलोसिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, सैटेलाइट का ऑर्बिटल्स है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब तक जो कैलकुलेशन किया है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, और बहुत फंडामेंटल चीजें अप्लाई होती है कॉम्पिटिशन के लेवल पे, बहुत फंडामेंटल चीजें, कोई तुर्रम खान चीज नहीं है। आपने अभी आईआईटी का सवाल देखा, क्या उसमें क्या ही भारी कॉन्सेप्ट था, देखो कुछ भी नहीं था, लेकिन कम से कम तुम्हारा बेस तो स्ट्रांग होना चाहिए ना यार, और ये तभी होगा जब तुम सवाल प्रैक्टिस करोगे, सवाल प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। और कितनी बार बोलूं, आप लोग स्कूल जा रहे हो, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर ये ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। ये अभी जो 10th तक आपने किया है उस तरह से ये नहीं चल पाएगा ये कार्यक्रम। आप अगर, तो मुझे बताओ एक भी चैप्टर का सही से बताना, एससीईआरटी से तुम लोगों ने एक भी सवाल नहीं लगाया है। ये तुम्हारी फिजिक्स की बुक है ना, कहाँ, घर पे है, अच्छा बायो की बुक है, फिजिक्स की बुक किसी के पास है। तो भाई साहब आज तो दूध का दूध पानी का पानी करना है मेरे को। ये एक आपकी फिजिक्स की बुक है, ये खुली है ये बुक, हाँ कमाल करते हैं भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशन से हैं, 16 सवाल। आपके टोटल सवाल यहाँ पे कितने हैं, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं ये तो एमसीक्यू है, इसमें भी सब आपका वही न्यूमेरिकल ही है। Almost 80% of the questions that are there in your SCRT for every chapter that you have in physics is numericals, और इसमें से आप एक भी नहीं कर रहे हैं। This is a serious state of affairs। तो आप क्या पढ़ते हैं फिर, डेफिनेशन, मीटर का डेफिनेशन, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का ही है ना भाई साहब, ये पढ़े आप।
बताओ मेरे को, ये तुम्हारा पूरा आधे से ज्यादा, ये तुमको तुम्हारा एससीईआरटी का बुक है, बाहर में जाए आईआईटी नीट, ये एससीईआरटी के बुक में तुम देख लो ना, ये सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। ऑलमोस्ट 85 टू 90% आर न्यूमेरिकल्स। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अवॉइड? क्या अवॉइड कर रहे हैं आप? हम्म ये आपने एक भी नहीं लगाया है, एक भी नहीं किया है, दिख रहा है? क्या प्लान्स हैं आपके? सेम ईयर, देखो सब न्यूमेरिकल्स हैं आपके। किस लिए ये आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं भाई साहब? और ये एससीईआरटी क्या एनसीईआरटी क्या, सब दोनों में एक ही है। क्यों ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं? हर चैप्टर में आपको ये न्यूमेरिकल्स क्यों दिए हुए? तब तक आप ये न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला फिजिक्स में। नील बड़े सन्नाटा, डेफिनेशन रख के जाएंगे आप। स्ट्रैटेजी नहीं है कुछ यार तुम लोग की। ये सच में भाई साहब एक भी चैप्टर नहीं खुलता है और एक भी सवाल नहीं लगता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गई। खबर खोदने का शौक है तो खोदो भाई साहब, और चार लोगों को बुलाकर खोदो।